हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके अपने पार्ट 2 में। वैसे इंटेंशन तो नहीं था वीडियो को पॉज करने का वैसे, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही थी स्क्रीन की, मेरे को पता चल गया तो मैंने रोक दिया। तो मैं जस्ट अभी उसको रोक के फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्यूरेशन तो एक ही है, बस वीडियो अलग अलग है। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं माइटोसिस पूरे एक बार में बताऊँगा, उसके लिए सॉरी। एक बार यानी एक ही वीडियो में तो मेरे को वीडियो थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोकना पड़ा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि सेल डिवीज़न जो होता है वो जेनेटिक कंट्रोल में होता है, यानी न्यूक्लियस खुद उसको रेगुलेट करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी डिफ़िकल्टी आई, कोई चीज़ गलत हो गया तो उसको चेक करके वापस से सही करता है। हम देखेंगे कुछ प्रोटीन भी होते हैं। फेजेस देख लें कि सेल साइकिल के फेज, तो सेल साइकिल 2 फेज में होता है। फेजेज ऑफ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल 2 फेज में होता है। पहला फेज है इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज एम फेज। इंटरफेज देखिए, एम फेज जो है, एम का मतलब माइटोसिस, कि ये तो माइटोसिस वाला फेज है, डन। इसमें एक्चुअल माइटोसिस होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। एक्चुअल सेल डिवीजन अगर इसमें होगा तो फिर इंटरफेज में क्या होगा? इंटरफेज में जैसे घर बनता है तो घर बनने के पहले प्रिपरेशन होती है, तो ये प्रिपरेशन वाला पार्ट है, प्रिपरेटरी फेज। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सेल प्रिपेयर, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। प्रिपेयर इटसेल्फ मतलब जैसे बांटना है, किसी चीज़ को बांटना है तो क्या है, न्यूक्लियस को 2 करो, एक एक दोनों को एक एक दे दो। 2 गोल्जी बॉडी करो, दोनों को एक एक दे दो। 2 माइटोकॉन्ड्रिया करो, दोनों को एक एक दे दो। तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 गोल्गी बॉडी, 2 न्यूक्लियस आएंगे कहाँ से? उसको अलग अलग करने में टाइम तो लगेगा, तो वही टाइम है इंटरफेज। इंटरफेज कॉन्स्टिट्यूट 95% टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। लाइक ये वही बात हो गई कि जैसे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन खाना खाने में तो 15 ही मिनट लगता है। तो मैक्सिमम टाइम तो खाना बनाने में चला गया, मैक्सिमम टाइम चला गया सेपरेट करने में, डिवाइड करने में, कि सेल ऑर्गेनेल डिवाइड हो रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, न्यूक्लियस क्रोमोजोम अलग अलग हो रहे हैं। हालांकि सबको तो एक एक चाहिए, तो वो डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूट 95% टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, और ये बचा हुआ टाइम लेस देन 5% टाइम, और 5% मान सकते हो, लेस देन 5% ड्यूरेशन टेक्स एम फेज। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग इतना देख लेते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ओके, बोल रहा है कि अगर आपको यूकैरियोटिक सेल अगर देखना है तो आप ह्यूमन के सेल ले लो कल्चर में, यानी कोई सॉल्यूशन में। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ओके, however this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। ह्यूमन बॉडी सेल डिवाइड करने में, फॉर एग्जांपल यहाँ का सेल डैमेज हो गया तो यहाँ के सेल को, तो आई होप आवाज़ अब सही आ रही होगी, तो यहाँ के सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगेंगे। तो ये हमारा है, अब कोई दूसरा एनिमल है, कोई दूसरा प्लांट है, उसके सेल्स को डिवाइड करने में कम समय लगता होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। यहाँ पे तेरी ह्यूमन, नहीं नहीं, इधर वाले एरिया में नहीं लिखना क्योंकि इधर मेरा लगेगा। जो ह्यूमन होंगे, ह्यूमन का सेल कितना, 24 आवर, 24 ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड करता है, 24 आवर में डिवाइड। जबकि ईस्ट होता है, ईस्ट डिवाइड करेगा 90 मिनट्स में। अगर आप आगे चलोगे नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे तो कि जो ई कोलाई होता है वो 18 से 20 मिनट में डिवाइड करता है।
ये पूछेंगे लोग आपसे अगर आप इस चैप्टर का टेस्ट देने जाओगे। फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज टेस्ट जो होता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ईस्ट कितने मिनट में डिवाइड करता है, ह्यूमन 24 आवर में डिवाइड करता है। और गेस व्हाट, जो इंटरफेज मैंने आपको जो बताया, इंटरफेज में 95% ड्यूरेशन चला जाता है, तो ह्यूमन सेल का जो 24 आवर जो टाइम है उसमें 23 आवर और 1 आवर से भी कम, 23 आवर कौन ले लेता है, इंटरफेज, और 1 आवर कौन ले लेता है, एम फेज। ह्यूमन एक टिपिकल, यहाँ पे एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है ह्यूमन के केस में, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ओके, ईस्ट ले लेता है 90 मिनट। दे सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। आई होप आपका ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। अब तक मैंने आपका 3 पैराग्राफ क्लियर करा दिया, ये इंट्रो वाला, ये वाला पार्ट सेल साइकिल का, और फेजेज ऑफ सेल साइकिल। वो 2 पार्ट मैंने पार्ट 1 में कराया, वो वीडियो का टाइटल रख दूंगा पार्ट 1। हाँ, इस डायग्राम को देखने से पहले कुछ और है, पहले अब हम देखेंगे एम फेज के बारे में। ये डायग्राम को हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा रुक के, इस पे कुछ नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे उसके आगे वाला पैराग्राफ, फिर वो बगल ही में डायग्राम है। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। देखो मैं पहले डायग्राम बना के बताता हूँ। पहले कि आप लिख लो एम फेज। एम फेज में क्या होता है, इंटरफेज में बताया कि, मैंने बताया कि सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड के लिए, यहाँ पे आप लिख लो कि फेज बिटवीन 2 एम फेज। अब जो सेल साइकिल टर्म था, मैं उसका आपको मतलब बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल साइकिल का पहिया जो होता है गोल होता है, यानी एक पॉइंट से शुरू किया तो वापस उसी पॉइंट पे आ गए। साइकिल का मतलब तो यही होता है, कोई एक गोल चक्कर जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गए। ओके, तो सपोज करो कि 95% पार्ट तो इंटरफेज ले रहा था। सपोज करो कि सेल सेल सपोज करो कि ये रहा 95, सपोज करो इतना पार्ट 95% पार्ट है। 95% पार्ट में सेल प्रिपेयर किया डिवाइड करने के लिए, और जो लेस देन 5% पार्ट है वहाँ पे सेल डिवाइड कर लिया, एम फेज, इंटरफेज। पहले सेल प्रिपेयर किया इंटरफेज में डिवाइड करने के लिए, एम फेज में जाके डिवाइड कर लिया। फिर एम फेज में 2 बने, डिवाइड कर, जैसे यहाँ पे एक थे, फिर ये प्रिपेयर हुआ, बड़ा हुआ सेल बहुत बड़ा हो गया, फिर एम फेज में जाती ही सेल 2 डिवाइड कर गया छोटा सा, फिर छोटा एक इसमें से फिर एक बड़ा हुआ, फिर डिवाइड किया। तो एम फेज को बोल सकते हो कि 2 इंटरफेज का बीच का पार्ट है और इंटरफेज 2 एम फेज का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इंटरफेज है, सेल प्रिपेयर किया डिवाइड कर लिए, एम फेज में सेल डिवाइड कर गया, फिर सेल इंटरफेज में चला गया, प्रिपेयर किया डिवाइड करने के लिए, बड़ा हुआ ऑफ कोर्स, फिर एम फेज में आकर डिवाइड कर गया। तो एम फेज को बोल सकते हो कि पहले इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज के बाद भी इंटरफेज ही आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स। अच्छा, जीवन का मेन मोटो क्या है, खाना और डिवाइड करना, टू ईट एंड टू रिप्रोड्यूस। ताकि ईट इसलिए क्योंकि हम जिंदा रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस इसलिए कि हमारी जो जनरेशन है जिंदा हो सके। तो खाया इंटरफेज में, एम फेज में डिवाइड किया, फिर खाया, फिर डिवाइड किया, फिर खाया, फिर डिवाइड किया। तो इंटरफेज, तो एम फेज आएगा 2 इंटरफेज के बीच में, और इंटरफेज आएगा 2 एम फेज के बीच में। बहुत आसान। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour। मैंने आपको बताया था कि 24 आवर में एम फेज अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही अप्रॉक्स होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ऑफ कोर्स ये तुमको पता ही है एम फेज के बारे में। इसके बाद हम वाला डायग्राम देखेंगे जो हमारा छूटा हुआ है। ओके,
रिकॉर्डिंग हो तो रही है। थिंक हो ही रही होगी। एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, एम फेज यानी माइटोसिस। एम फेज में मैंने बोला एक्चुअल सेल डिवीजन, तो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म बटेगा, एक्चुअल में न्यूक्लियस बटेगा। corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually end with division of cytokinesis. Okay, interphase तो called the resting phase. Okay, is the time during which the cell is preparing for division. मैं अब फिर से बताऊंगा। by undergoing both cell growth and DNA replication. इंटरफेज 3 फेज में है। ये कहना क्या चाह रहा है मैं बता रहा हूँ कि एम फेज में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर दूसरे पे होता है साइटोकाइनेसिस। मैं एकदम 9th 10th के बाद जो 11th वाली बेसिक होती है ना, मैं उस पर लेके आया हूँ आपको। सपोज करो ये सेल्स है, सेल का न्यूक्लियस ऐसे सपोज करो डिवाइड किया ऐसे, मतलब 2 भागों में, उसमें दिखने लगा। फिर साइटोप्लाज्म भी ऐसे डिवाइड किया, न्यूक्लियस सेपरेट होने लगा, फिर 2 सेल बन गए, वही डायग्राम जो पिछले वीडियो में बताया था। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, देखो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, पहले न्यूक्लियस कैरियो। अच्छा, कैरियो का मतलब ही नहीं पता होगा आपको। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस, नेसिस मतलब डिवाइड। साइटो से क्या आ रहा है, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब डिवाइड। तो पहले लिखा है कि एम फेज में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर यानी कैरियोकाइनेसिस, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डिवाइड होंगे। न्यूक्लियस डिवाइड यानी जेनेटिक मटेरियल वो डिवाइड करेगा। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया, फिर जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या जो आरएनए होगा, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो डिवाइड करेगा। फिर डीएनए आरएनए में क्या होता है, क्रोमोजोम से ही तो बना होता है, क्रोमोजोम से डिवाइड करेंगे। एज सिंपल एज डैट। यूजुअली अब ये बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो आता है, कोई नहीं, अब जो सीक्वेंस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। इंटरफेज 2 कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं इंटरफेज को, वाई इंटरफेज रेस्टिंग फेज। अगर कोई पूछ दिया कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, हालांकि एमसीक्यू वाला पैटर्न का एग्जाम में फिर भी आना तो चाहिए, क्योंकि आंसर क्या होगा, लेट मी राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली। वाई इंटरफेज इज कॉल्ड, वाई इंटरफेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। थोड़ा सा राइटिंग, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्स, मेरे को अच्छे से लिखने दो नहीं तो फिर तुम लोग बोलने लगोगे। इन दिस फेज cells are not actually dividing, instead prepare itself for dividing. Okay, that's why this phase is called resting phase, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, एक्चुअल काम तो एम फेज में ही होता है, इसीलिए एम फेज एक बड़ा टॉपिक है। और G1 G2 जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, G1 फेज, इंटरफेज चूँकि 95% टाइम ले रहा है तो 95% टाइम इन्हीं 3 फेज में डिवाइडेड है। एस फेज मैंने अभी उस वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगा। G2 फेज, गैप 1 फेज, जैसे पहले गैप 1 आता है, फिर सिंथेसिस होता है, फिर गैप 2 आता है, एक बड़ा सा गैप आता है, फिर सेल डिवाइड करता है। अब मैं वो डायग्राम की तरफ ले जाऊँ या आगे कुछ बताऊँ। अच्छा, इसमें इस पैराग्राफ में G1 फेज से आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो मैं पहले आपको उससे बता देता हूँ।
देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, लेट मी सिट प्रॉपर। मिनट, ये कहाँ से आ गया? तो इस डायग्राम को देखो, तो सबसे पहले लिखा है G1 फेज, फिर लिखा है S फेज, फिर लिखा है G2 फेज, S फेज G2 फेज, G1 S G2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का समय क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय क्या है? इंटरफेज। और ये जो फेज है ये है एम फेज, देखो यहाँ पे लिखा है एम फेज। डन है। अब होता क्या है कि पहला फेज है G1, G1 यानी गैप वन, गैप वन आता है, इसमें कुछ चीज़ें बनती हैं। फिर एस फेज आता है, एस फेज यानी सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में भी कुछ चीज़ें सिंथेसिस होगी, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंथेसिस होती है। G2 में आएगा गैप टू फेज और फिर एम फेज। तो सबसे पहले गैप वन फेज के बारे में हम देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। मैं कुछ अपने से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कहीं एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूँ, जितना लिखा है उतना आप समझ लो, और एक्स्ट्रा जो आपको मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। लाइक ये आप समझ लिए तो आप जाहिर सी बात आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट में क्या होता है, कहीं कहीं कोई कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, उसको जस्ट आप नोट कर लो। अब जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, बस इतने ही पढ़ के रह जाएंगे, उनको इतना काफ़ी है। जो लोग एक्स्ट्रा के लिए मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एक्स्ट्रा इधर उधर देखेंगे, तो उनको कुछ मिलेगा, पर बेसिक चीज़ तो यही है। तो G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये माइटोसिस, जैसे ये वाला फेज, सपोज कर लो ये एम फेज है, ये G1 फेज है, ये एस है, ये G2 है। तो क्या बोल रहा है G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, ये रहा माइटोसिस, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये एस फेज को बोल रहा है। एस फेज में क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो जो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसको बोल रहा है? एस फेज को। क्लियर है कि G1 फेज, एम फेज और एस फेज में आता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी अगर ये डीएनए है तो ये डीएनए की 2 कॉपी बन जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे C अमाउंट ऑफ डीएनए है तो अमाउंट डबल हो गया 2C। लेकिन एक बात याद करने की है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 23 पेयर है तो यहाँ पे भी 23 पेयर ही रहेंगे। यहाँ पे पूछता है कि ये अमाउंट ऑफ डीएनए ही डबल होता है, पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल नहीं होते हैं, ये याद रखना भाई। ये आपको बहुत फंसाएगा, पेपर का ये फेवरेट पार्ट है। यहाँ से अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देने जाओगे, ये पूछेगा ही पूछेगा कि ये एस फेज का बात हो रहा है। एस फेज में बताया ना, डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए अपना नंबर दुगना कर लेता है। और 23 पेयर यानी 46, एक पेयर में 2, तो 46 क्रोमोजोम अभी भी रहते हैं, और लेकिन अमाउंट डबल हो जाता है, वही 46 डबल अमाउंट में हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि देखो, ये पहले एक क्रोमोजोम इसको बोल रहे थे, ये डब्बे को, अब अभी भी इसको एक ही क्रोमोजोम बोलेंगे, क्योंकि ये अपने जैसा आइडेंटिकल बना लिया। मैंने आपको सही से दिखाया नहीं है, ऐसे ये एक था, और ये जुड़ा रहेगा अपने में, ऐसे समझ लो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक क्रोमोजोम, और जो दूसरा क्रोमोजोम बनेगा वे दोनों, ये जो पॉइंट, जो उनका बीच का जो पॉइंट होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, तो इनका सेंट्रोमियर जुड़ा रहता है, इसीलिए इनका बस अमाउंट डबल होता है। पहले 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड हो जाते थे, लेकिन C से 2C हो जाते हैं, लेकिन नंबर डबल नहीं होता। ये पूछेगा ही पूछेगा, आप देख लेना, समझना बहुत ज़रूरी है।
डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया कि बस वो जुड़े रहते हैं, इसीलिए नंबर डबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये एक पेन है, अगर इसका अमाउंट डबल करना है तो आप क्या करो, ऐसे एक और पेन ऐड कर दो, ये हो गया। लेकिन आप इसको एक ही पेन अभी भी मानोगे क्योंकि ये एक ही है। तो पहले था C, अब हो गया 2C, और पहले था 23, अभी भी 23 है क्योंकि ये इसमें जुड़ा हुआ है। इससे अच्छा आप समझ नहीं सकते इतने कम समय में। इतने कम समय में इतनी सटीक आपको कोई नहीं बताएगा। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। जीवन फेज में मैं अभी लिखवाऊंगा, मैं काम करता हूँ साथ साथ लिखवाते भी चलता हूँ, नहीं तो कुछ लोग पैनिक कर जाएंगे। जीवन फेज में क्या होता है, सेल्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो होते हैं, डन है। नो DNA रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अच्छा, बहुत लोगों को मेटाबॉलिकली एक्टिव टर्म का मतलब नहीं समझ में आएगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब कि चूंकि सेल डिवाइड करने वाला है, चूंकि देखो घर एक है, अब घर में डिवीजन होने वाला है तो उससे पहले बहुत भाग दौड़ होती रहती है, ये भी कर लो वो भी कर लो, इसको बड़ा करो उसको बड़ा करो, इसको अरेंज करो उसको अरेंज करो। तो इसीलिए सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत एनर्जी का यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनेल्स है छोटे छोटे वो यहाँ पे डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स NCERT में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब सेल बहुत ही एक्टिव होता है। सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, ATP प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, बहुत एक हद तक। ओके। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, ओके ये मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। अमाउंट ऑफ DNA मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल। ऑफ कोर्स एक ही सेल की बात हो रही है, डबल, पहले C था तो अब 2C हो गया। C क्या है, C जस्ट अ लेटर टू डिनोट द अमाउंट, ऐसे आप समझ लो। इफ़ द इनिशियल अमाउंट डोनेटेड इज 2C, जैसे लिया है 2x मान लो आप, C मत मानो x मान लो, तो बाद में 4x हो जाएगा, इट इंक्रीजेज टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, मैंने बताया ना, नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1। यहाँ पे 23 पेयर क्या है, 2n है, तो यहाँ पे भी 2n ही रहेगा। इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन द सेम, 2n। इन एनिमल सेल्स, अभी मैं थोड़ा और लिखवाऊंगा, एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में ही DNA रहता है तो न्यूक्लियस में ही डिवाइड करेगा, कॉमन सेंस। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, ये याद करने वाला पॉइंट है भाई। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, सेल ग्रोथ कंटिन्यू। देखो मैं बता रहा हूँ, G1 फेज और S फेज और G2 फेज तीनों में सेल ग्रोथ, सेल कंटिन्यूसली जो ग्रो कर रहा है ना, ये बात G1 के लिए वैलिड है, ये बात S के लिए वैलिड है, ये बात G2 के लिए वैलिड है। ऑफ कोर्स G1 S G2 के बाद सेल एम फेज में डिवाइड करने वाला है, तो डिवाइड करने वाला तो ग्रो तो करेगा ही भाई। और ऐसा नहीं है इंटरफेज हम लोगों ने पढ़ने की आसानी से लिए बनाया है, लाइक सेल को क्या पता है इंटरफेज क्या है एमफेज क्या है, वो आएगा अपना ग्रो करेगा डिवाइड कर जाएगा। हम लोग स्टडी रिलेटेड पर्पज के लिए तो बनाया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि जीवन में अगर कंटिन्यूसली ग्रो लिख दिया तो एस में तो DNA रेप्लिकेट कर रहा है उसमें ग्रो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो ग्रो करता ही जाएगा, उसका डिवाइड करने का कारण ही ग्रो है, ग्रोथ है। ओके। ओ शिट, कहाँ गया,
मेरे को लगा उड़ गया, बच गया। मैंने बता दिया एस फेज में डीएनए यार एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है सेंट्रियोल। आपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सेल साइकिल तो ये है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ऑफ कोर्स डीएनए रेप्लिकेशन, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में। डन है। सेंट्रियोल का बहुत ही बड़ा रोल आने वाला है, बहुत बड़ा रोल, वो हम लोग देखेंगे आगे, क्योंकि सेंट्रियोल ही है जो एक्चुअल में सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके, और क्या लिखा है? सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहता है। और जो बड़े बड़े ऑर्गेनेल होते हैं ना, जैसे ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब G2 में रेप्लिकेट कर चुके होते हैं। ER गोल्जी बॉडी डिवाइड। और जीवन में जो छोटे छोटे ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये जीवन में डिवाइड कर चुके होते हैं। क्योंकि छोटे ऑर्गेनल जीवन में, बड़े बड़े ऑर्गेनल जस्ट एम्फेज से पहले, ऐसे समझो एम्फेज में एक्चुअल डिवीजन होगा, जस्ट उससे पहले G2 फेज में छोटे छोटे ऑर्गेनल डिवाइड हो चुके होते हैं। 26 मिनट। एक क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स? ऑफ कोर्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के चलते ही तो। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? ऑल सेल्स नहीं डिवाइड करते हैं। ऑल सेल्स नॉट डिवाइड। कौन से सेल्स डिवाइड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे सो रहा हूँ, लाइक मैं ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ गिरते जा रहा हूँ। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल? नहीं, सारे नहीं डिवाइड करेंगे। कुछ मैच्योर हो जाएंगे, कुछ का रोल फिक्स हो जाएगा, कि जैसे प्लांट में हो तो तुमको जाइलम फ्लोएम में रहना है, तुमको और कोई काम नहीं करना है, तुमको वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन ही करना है। आगे एनाटोमी में पढ़ोगे। अब तो शायद है या डिलीट हो गया, अब तो सिलेबस देखने के बाद ही पता चलेगा। शायद जाइलम वाला पार्ट है, वैसे सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट हुआ है। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट? बता तो दिया, मेरिस्टेमेटिक सेल। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? भाई अगर एनिमल में ऐसा सेल रहता जो लाइफ टाइम डिवाइड करता तो हम लोग तो कभी डेड होते ही नहीं। इसका आंसर आप खुद पता करना, क्या सही में ऐसा है? क्योंकि मेरे को इसका आंसर नहीं पता, मैंने खोजा ही नहीं। मेरे अनुसार तो नहीं लग रहा है। हार्ट सेल और नर्व सेल होते हैं, वो तो कभी डिवाइड ही नहीं करते, एक बार आ गए तो आ गए। और एनिमल्स के पास नहीं तो एनिमल्स अमर हो जाते। लाई हम भी 500-500 साल जीते। देखो आ गया। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन लाइक हार्ट सेल्स एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली एज नीडेड। ओकेशनली यानी कभी कभी, एज नीडेड ज़रूरत पड़ने पे, टू रिप्लेस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो लॉस्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। मैंने बोला ना, एडल्ट एनिमल में डू नॉट लिख लो, ये लिख लो, हार्ट सेल नॉट डिवाइड, बस ऐसे। क्योंकि आप पॉइंटर याद कर लो ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। हार्ट सेल डिवाइड करता है कि नहीं? नहीं, नहीं करता है, बात खत्म। और भी कोई सेल रिप्लेस हो जाते हैं, वो इंजरी और डेथ के समय, सेल की डेथ के समय डिवाइड करते हैं। और जो सेल्स दीज सेल्स डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्रिसेंट स्टेज, G0 ऑफ द सेल साइकिल। Cells in this stage retain metabolically active but no longer proliferate unless called on to so depending। देखो हो क्या रहा है कि सपोज कर लो ये है, ये एम्फेज है। एम्फेज में क्या हुआ, सेल यहाँ पे सपोज करो 2 सेल फॉर्म हो गए। अब सेल जाएगा जीवन में,
G1 के बाद S में जाएगा, S के बाद G2 में जाएगा। तो जैसे ही G1 में क्या होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, G2 में भी होता है। और S में क्या होता है कि S में अगर 2 है, 1 है, तो ये बन जाता है 2 में, 2 क्रोमोजोम। तो अगर 2 क्रोमोजोम सपोज कर लो बन गया, तो वो तो अब डिवाइड करेगा ही करेगा, पर हमको ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे सपोज एक सेल्स है, ये डिवाइड कर सकता है, अभी अभी इंजरी हुई, अभी डिवाइड करेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है क्योंकि ये जीवन से निकल चुका है, ये एस में गया ही नहीं। क्योंकि भाई अपना क्रोमोजोम यहाँ का क्यों डबल करे भाई, जब उसको कुछ हुआ ही नहीं है। तब तो अनलिमिटेड, अगर अनकंट्रोल्ड अगर डिवीजन होने लगा तब तो कैंसर हो जाएगा। यही कैंसर में होता है ना, कि जीवन से डायरेक्ट एस में आ जाता है, जी नोट में जाता ही नहीं है सेल। तो एक एक होता है क्या, जी नोट, जी नोट स्टेज होता है। सेल्स को डिवाइड करना है करे, नहीं करना है चुपचाप जाके जी नोट स्टेज में बैठ जा। जी नोट स्टेज के बारे में देखेंगे, ये पूछा जाता है। तो जी नोट स्टेज को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं क्विसेंट, क्विसेंट स्टेज। ये क्विसेंट स्टेज है, इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब वो सब उसके सेल्स काम कर, उसका ईआर चल रहा है, उसकी गोल्जी बॉडी चल रही है, उसका न्यूक्लियस एक्टिव है, सब काम कर रहा है। ईआर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है स्मूथ, राइबोसोम लाइजोसोम भी जहाँ पे भी मारना है मार रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए लिखा है मेटाबॉलिकली एक्टिव। जैसे हम लोग सोए रहते हैं, सपोज कर लो हम लोग सो गए, तो सोने के बाद ऐसा थोड़ी कि हमारी सांस बंद हो जाती है, शरीर तो अभी भी जिंदा रहता है ना, हार्ट तो अभी भी पंप करता है। तो बोल सकते हो कि हम सोने के बाद भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, डाइजेशन हमारा उस समय भी चल रहा होता है। तो इसीलिए मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब इन लोग का रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रेशन सब चालू रहता है। सेल्स इन दिस मेटाबॉल बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट यानी डिवाइड, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक इनको बोला ना जाए कि तुमको डिवाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो जी नॉट स्टेज में आप लिख लो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड एज द ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड it if required cell exit G naught stage and enters in सेल साइकिल। जी नोट छोड़ के सेल साइकिल में आ जाएगा इन एस फेज। तो ये पूछता है जी नोट सेल वाला, पूछता है जैसे हार्ट सेल है, तो हार्ट सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो जी नोट स्टेज में है, ऐसे आप कह सकते हो। जब भी ज़रूरत होगी वो, देखो मैं मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना है कि आपको ये जो लाइन्स हैं एनसीईआरटी में वो समझ में आ जाए। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नोट्स बनवाने का, भाई ये सब लिखा हुआ है, आप लोग खुद रफ में लिख लिख के याद करो, उससे आपके दिमाग में हो जाएगा। कोई नोट्स बनाने की, लाइक नोट्स उस चीज़ के बनाए जाते हैं जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक जो चीज़ बुक से पढ़ के समझ में ना आए, तो अलग से कॉपी लेके बनाने के बजाय आप रफ कॉपी ले लो, रफ कॉपी पे इसको आंख बंद करके लिखो कि जी नोट में ये होता है, हार्ट सेल डिवाइड नहीं करते हैं, ये जीवन से तुरंत जी नोट में चला जाता है। इससे आपकी चीज़ें ब्रेन में जाएंगी ना कि नोट्स में। और जब रिवाइज करना होगा बुक आपके पास रहेगा, आप रिवाइज कर लो। ये बेस्ट है। नोट्स वाला जो बनाने का है ना, वो मेरे को एक ट्रैप लगता है, क्योंकि आप 2 साल प्रिपेयर करते हो नीट के लिए, 3 साल प्रिपेयर करते हो, टीचर्स लोग बोलते हैं कि फिर से नोट्स बनाओ, फिर से नोट्स बनाओ। भाई मैं क्यों नोट्स बनाऊँ, मेरा नोट्स एनसीईआरटी ही है, मेरे को लाइंस पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में आ जाती है तो नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। और इस पैराग्राफ से वो पूछेगा क्या, जी नोट के बारे में पूछेगा, आपको पता चल गया। हार्ट सेल के बारे में पूछेगा, वो आपको पता चल गया। 2 लाइन पूछेगा, 2 लाइन आपको पता हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स की। नोट्स वहीं पे ज़रूरत है जहाँ पे चीज़ समझने वाली होती है। जैसे अभी हम पढ़ाएंगे एम फेज, माइटोसिस वाली फेज, उसमें नोट्स की ज़रूरत होती है, समझना है तो नोट्स बना लो, और नहीं तो एनसीईआरटी के बगल में ही लिख लो कि अच्छा ये लाइन ये कहना चाह रही है, ये लाइन ये कहना चाह रही है। ईजी है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन, उसमें नोट्स की ज़रूरत है। बाकी ये सब आसान चैप्टर है भाई। इन एनिमल्स mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Diploid somatic, somatic यानी बॉडी, सोमैटिक यानी बोल रहा है बॉडी सेल्स। जो मैंने बताया था ना सबसे पहले माइटोसिस कहाँ होता है? बॉडी सेल्स में। मियोसिस कहाँ होता है? कहाँ होता है मियोसिस? जर्म सेल में। जर्म सेल में होता है तो गैमेट फॉर्म होता है। क्लियर है? However, there are few exception. Of course, exception हर जगह है. To this where haploid cells divide by mitosis. अच्छा, हैप्लॉइड का मतलब आप समझते हो? लाइक अगर मैंने लिखा हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड यानी एन यानी 23 क्रोमोजोम। अगर मैंने लिखा डिप्लॉइड तो यानी 2n, जाहिर सी बात है 46 क्रोमोजोम, 2 × 23। तो देखो जो 46 वाला होगा वो 46 बना लेगा डिवाइड करके, सॉरी। और जो हैप्लॉइड है 23, उस ये भी रेप्लिकेट करते करते 23 तो बना ही लेगा। लाइक 23 डिवाइड हुआ 2 23 में, तो वो माइटोसिस है। 46 डिवाइड हुआ 2 46 में, 46 है, दो एक 46 वो माइटोसिस है। लेकिन जैसे ही 46 डिवाइड हुआ 23 में, तो वो मियोसिस है। नहीं समझ में आया होगा? फिर से एक बार बताता हूँ और मैं आगे भी बताऊंगा। प्रेशर लेना नहीं है भाई, प्रेशर लेना नहीं है। अगर 40, अभी बस सुनो, 46 क्रोमोजोम है, अगर वो 23 हो गया यानी हाफ हो गया, तो वो मियोसिस करेगा भाई। और अगर 46 से 46 ही बना, लाइक 46 एक सेल में है, जो नया सेल बना उसमें भी 46 ही है, तो वो माइटोसिस करेगा। एक सेल है उसमें 46, अगर 2 सेल बना जिसमें 23 है, तो वो मियोसिस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल दिस आइडेंटिफाई, ये वो जो ये बोलना क्या चाह रहा है, अब मैं आपको माइटोसिस बता रहा हूँ। माइटोसिस में क्या होगा, ये एक सेल है, ये 2n सेल है, ये डिवाइड करेगा 2 सेल में, और दोनों सेल में 2n ही होंगे। और अगर सपोज कर लो ये n है, और अगर ये डिवाइड किया 2 सेल में, तो ये दोनों n है, तो ये माइटोसिस हुआ। मियोसिस में क्या होता है, ये 2n है, ये डिवाइड किया n, देखो पानी बरसने लगा, मेरे को वीडियो रोकनी पड़ेगी आई थिंक। ये कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ। माइटोसिस में 2n से 2n ही बनेगा, मियोसिस में 2n से n बनेगा। तो जो n होते हैं वो n भी माइटोसिस, यानी अगर यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है तो यहाँ पे भी 23 होंगे, यहाँ पे भी 23। तो मेल हनी बी में क्या होता है, मेल हनी बी में होते हैं 23 क्रोमोजोम। कहाँ पे? उनके बॉडी में 23 क्रोमोजोम इन बॉडी सेल्स को ही बोला था सोमैटिक, ये डिप्लॉइड सोमैटिक। तो इनमें जब डिवीजन होगा तो 23 ही बनेगा। डन है, बस यही बोलना चाह रहा है, और ये एक्सेप्शन है भाई। तो मिलते हैं, अब हम अगला पार्ट में बनाएंगे। अब इसका आगे का वीडियो क्या है, एम फेज हो, थैंक गॉड एक नया टॉपिक है एम फेज हम देखेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये देखेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, फिर प्रोफेज का भी है ऐसे ही, ये प्रोफेज है। मेटाफेज भी हम ये वाला पैराग्राफ भी अगले वीडियो में देखेंगे। एनाफेज और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख के ख़त्म, फिर इसके बाद मियोसिस शुरू होगा आई थिंक। डन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।